मध्य प्रदेश के सीहोर में देर रात जमकर बवाल हुआ। करनी सेना के काफिले पर दरअसल ये पथराव हुआ है और पथराव के बाद बवाल हुआ। पथराव की वजह से 12 गाड़ियों के जो शीशे हैं वो भी टूट गए। कई लोगों की घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। पथराव में कुछ लोग घायल हो गए हैं और ऐसे में पथराव के बाद करनी सेना ने जाम लगा दिया और तनाव के बाद मौके पर इस वक्त पुलिस बल की भी तैनाती है। सीहोर के आष्टा में पथराव हुआ था और उसके बाद जमकर करनी सेना के द्वारा हंगामा किया गया और करनी सेना के द्वारा सड़क पर लंबा जाम भी लगा दिया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जाम को खुलवाने का प्रयास किया गया, लोगों को शांत कराया गया, लेकिन तनाव को देखते हुए पुलिस बल की अभी तैनाती यहां पर नजर आ रही है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, अलग अलग एंगल्स की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारी भीड़ यहां नजर आ रही है और हाईवे पर कैसे करनी सेना ने यहां पर बवाल कर दिया, जाम कर दिया। ये 4 तस्वीरें अब आपके सामने। करनी सेना के काफिले पर जब पथराव हुआ तो उसके बाद बवाल की स्थितियां बन गई। पुलिस ने लोगों को दौड़ाया, लोगों को तितर बितर करने का प्रयास किया ताकि जाम को खुलवाया जा सके। मौके पर अफरा तफरी का भी माहौल नजर आया और जब पथराव हुआ तो उसके बाद करनी सेना ने जमकर हंगामा कर दिया। कुछ लोग इस पथराव में, इस हंगामे के दौरान घायल भी बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुज, अभी क्या स्थिति है इलाके में, वो बताएं। कैसे ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बवाल हो गया और पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये घटना कल रात 9 बजे की है, जबकि करनी सेना का एक प्रोटेस्ट हरदा में था और करनी सेना की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो भोपाल की तरफ भी लौट रहे थे। और इसी दौरान जब पुराने भोपाल इंदौर रोड से होते हुए वो वापस आ रहे थे, तब सीहोर के आष्टा के पास अलीपुर चौराहे की ये घटना है, जहां पर कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर खाने पीने के लिए रुके थे। उसी बीच उनका विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और जब ये तोड़फोड़ की गई तो करनी सेना की तरफ से रास्ते को जाम कर दिया गया। ये हालात बिगड़े, वहां पर पथराव हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत हालात बिगड़ते देख मोर्चा संभाला और स्थिति को कंट्रोल में किया। शांति भंग करने की कोशिश की अंबुज, अभी पुलिस की शुरुआती कार्रवाई में कुछ पता चल सका है क्या? हाँ जी, जो शुरुआती जानकारी सामने आई है वो बिल्कुल इस तरीके से है कि ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला था। ये बहुत ही इस तरीके का कोई 2 वर्गों में संघर्ष की तरह नहीं था। ये खाने पीने के लिए रुके थे और किसी मामूली बात पर ये बहस शुरू हुई थी, लेकिन जैसे ही पथराव हुआ तो ये और इस घटना के बारे में जैसे ही चर्चा बाकी कार्यकर्ताओं के बीच में भी आई तो दोनों तरफ से इस तरीके की चीजें देखने को मिली कि पथराव हुआ और उसके बाद कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए और इन कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर जाम कर दिया, जिसकी वजह से जो हाईवे से वाहन गुजर रहे थे वहां पर जाम की स्थिति बन गई। 2-3 थानों का बल वहां पर बुलाया गया और उसके बाद तुरंत स्थिति कंट्रोल में की गई। हालांकि कुछ देर के लिए हालात इस तरीके के हुए कि पुलिस को आप नजर बना के रखिएगा, जो भी इस पे अपडेट होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सीहोर में उस वक्त अफरा तफरी यहां पर मच गई जब करनी सेना के काफिले पर पथराव हो गया और उसके बाद जमकर बवाल हुआ, गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना उस वक्त हुई जब करनी सेना के कार्यकर्ता जनक्रांति आंदोलन से वापस अपने घर जा रहे थे। तभी आष्टा इलाके में अचानक पथराव हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते इतने में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने माहौल खराब करने और षड्यंत्र के चलते काफिले पर पथराव किया, जिसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किए। मोर्चा संभालते हुए पुलिस ने जाम खुलवाया। विवाद ज्यादा ना बढ़े इसके लिए करनी सेना के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील की। मेरे सभी भाइयों से बोल रहा हूँ, मैं रास्ता जाम करेगा नहीं, कोई लड़ाई दंगे में शामिल होगा, पर यहाँ से चुपचाप आप घर जाइए कि हमें ना इस आंदोलन को खराब करना है, न इस व्यवस्था को खराब करना है। किसी व्यक्ति के द्वारा ये साजिश है। फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर चलती हुई कार में अचानक से आग लग गई और हड़कंप मच गया और उसके बाद कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक युवक कार की सर्विस करवा के लौट रहा था। इसी दौरान सरगांव इलाके में नसीराबाद में हाईवे पर कार में आग लग गई। युवक जब तक कुछ समझ पाता तब तक आग ने तेजी से पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।
जलती कार की वजह से हाईवे पर ट्रैफिक बढ़ गया। लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी। दमकल की गाड़ी जब तक मौके पर पहुंचती तब तक आग कार के बड़े हिस्से को जलाकर खाक कर चुकी थी। दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आशंका है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। और देखिए, अरावली बचाओ आंदोलन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको खबर दिखा देते हैं मध्य प्रदेश के सतना से, जहां पर एक सड़क का इतना घटिया निर्माण कार्य किया गया कि वो ठोकर से भी उखड़ने लग गई। मंत्री प्रतिमा बागरी के निरीक्षण के दौरान सड़क की परतें उखड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है और उसके बाद ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया गया। आगे जाओ। नया निर्माण देखकर मंत्री प्रतिमा बागरी ने जब सड़क चेक की तो वो खुद चौंक गई। रोड बनी है, ऐसे ही ये रोड बनी है, ये साइड में कभी कोई और पूरी रोड ये निकल रही है, ये रोड बनी है, ये रोड बनी है, देख लो ये रोड बनी है, पूरी रोड निकाल दो। इस तरह से ये लोग रोड बना रहे हैं। सड़क निर्माण का काम पीडब्ल्यूडी करा रहा है और करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क के नवीनीकरण के नाम पर पैसे की जमकर बंदरबांट करने का खुलासा हुआ है। तो जब हम पैर से जिस रोड को खिसका सकते हैं तो उसमें वाहन चलेगा तो क्या उसकी स्थिति होगी, यह आप समझ सकते हैं। उसके बाद पता किया तो ये पीडब्ल्यूडी की रोड थी। बहुत बड़ी लापरवाही है और इस तरह के कार्यों को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मंत्री के निरीक्षण में सामने आया कि सड़क पर डामर की क्वालिटी और मोटाई मानकों के मुताबिक नहीं थी। वहीं कार्यपालन यंत्री का कहना है कि कुछ हिस्से रिजेक्ट किए गए हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये थी कि पूरी सड़क ही निम्न स्तर की बनी हुई थी। और आइए अब आपको फटाफट दिखा देते हैं राजनीति से जुड़ी हुई टॉप 5 खबरें। अरावली बचाओ अभियान के तहत जगह जगह प्रदर्शन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अरावली इलाके में कोई छूट नहीं दी गई है, भ्रम फैलाना बंद करें। पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोट कटने के बाद पार्टी के बीएलए को संबोधित करेंगी ममता। कोलकाता में होगी बीएलए की बैठक। वोटर्स की सहायता में बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका मजबूत करना है लक्ष्य। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव और राज ठाकरे आज कर सकते हैं गठबंधन की घोषणा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे जल्द करेंगे इसका ऐलान। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को मिली बंपर जीत। फडणवीस ने कहा कि आगामी चुनावों में भी मिलेगी जीत। 15 जनवरी को होना है बीएमसी और 29 नगर निगमों का चुनाव। और ग्रेटर नोएडा में आज किसानों की होगी महापंचायत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। किसानों के मुताबिक सरकार उनकी मांगों को कर रही अनदेखा, इसलिए विरोध में बुलाई गई है महापंचायत। और आइए खबर आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। उनके सुरक्षा घेरे में एक गाय पहुंच गई और इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। लेकिन कार्यक्रम स्थल के बाहर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सीएम योगी के काफिले के आगे एक गाय आ गई। सीएम योगी की कार से उतरने से पहले ही एक गाय दौड़ती हुई कार के पास पहुंच गई, जिसे देखते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। इस गाय के पीछे कई पुलिसकर्मी दौड़े और किसी तरह इसे पकड़ा गया। अब इसे सीएम की सुरक्षा में चूक मानते हुए एक्शन हुआ है। प्रशासन ने सुपरवाइजर अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया है। अरविंद कुमार पर पूरे एरिया में नगर निगम से जुड़े कामों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी थी। इसे मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लापरवाही होगी तो बीजेपी के शासन में जनता की रक्षा सुरक्षा की क्या ही बात की जाए। देखिए, दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में बने हुए नाइट शेल्टर लगातार मूलभूत सुविधाएं यहां पर दे रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो सामने आया वो आपके दिल को कचोट देगा। जी हां, सरकारी दावों के उलट जमीनी हकीकत यहां पर कुछ और ही है। जामा मस्जिद के ठीक सामने उर्दू पार्क में बने महिलाओं और बच्चों के शेल्टर में रहने वाले लोगों का कहना है कि खाने की क्वालिटी बेहद घटिया है। संडे को खाना नहीं मिलता और साफ सफाई का हाल बुरा है। हालात ये हैं कि शेल्टर के कंबल सालों से गंदे पड़े हुए हैं और उनको ओढ़ने से बच्चों को बीमारियां हो रही हैं। इनको धोया जाता है, रजाई गद्दे कंबल को यहाँ के? तो हमारा बिस्तर होता है वो तो हम धोते हैं। ये यहाँ पे नहीं धुलता सरकार की तरफ? हमें नहीं पता है। आपके सामने कुछ देखा? नहीं धुलते हुए नहीं देखा मैंने। नहीं, कभी भी नहीं धुला है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 9 साल से रह रही हूँ। 9 साल से आपने कभी कंबल धुलते हुए नहीं देखे? नहीं देखा। अब जब नहीं देखा तभी तो कह रही हूँ नहीं देखा।
ऐसा नहीं है कि शेल्टर हाउस की चेकिंग नहीं होती, बाकायदा चेकिंग होती है, लेकिन डर की वजह से शेल्टर में रहने वाले लोग समस्याएं नहीं बता पाते। डर है कि अगर यहाँ से निकाल दिया गया तो वो कहाँ जाएंगे। हम लोग तो कुछ कहते नहीं उन्हें, क्योंकि अपनी समस्या बताओ। हम बोलते नहीं है इसीलिए कि हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ काम करते हैं ना सफाई का, तो हमारे ऊपर बात उठेगी, ये बात है, इसीलिए हम कुछ कहते नहीं है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का दावा है कि शेल्टर में गर्म पानी, खाना और कंबल जैसी सारी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन रैन बसेरा में रहने वाले लोगों के मुताबिक हकीकत इससे ठीक उलट है। और पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। टीएमसी से निलंबित होने के बाद नई पार्टी बनाने का उन्होंने ऐलान किया था और आज नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। आज होने वाली रैली में लाखों की भीड़ जुटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, दरअसल टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर आज अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे। बाबरी मस्जिद को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद टीएमसी ने उनसे किनारा कर लिया और पार्टी से निलंबित कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। वो पार्टी को एक रैली करके आम जनता को, आबादी को सामने रख के मेरा 4 लाख लोगों को इकट्ठा करके मेरा मुर्शिदाबाद से शुरू करेंगे वो नया पार्टी का रास्ता चलने का। अगले दिन में ये सोचा जो चुनाव आएगी 2026 में, तो मैं 294 जो सीट है यहाँ से मैं कम से कम 90 से 100 सीट जीत हासिल करेगी। देखिए, बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी वाले घमासान पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बयान दिया है। भागवत ने कहा कि वोट बैंक के लिए यह सब किया जा रहा है। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर, बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए, बाबरी वाली लड़ाई चुनावी तैयारी पर आई। दरअसल आपको पूरी टाइमलाइन हम बता देते हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले सियासी पारा हाई है। दरअसल 21 नवंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया हुमायूं कबीर की तरफ से। 4 दिसंबर को टीएमसी ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया था और साथ ही हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया। 6 दिसंबर को लाखों समर्थकों के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। हुमायूं कबीर भी वहां पर मौजूद रहे। और अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो बंगाल चुनाव के मद्देनजर नई पार्टी की आज घोषणा की जा सकती है, यानी कि 22 दिसंबर को आज बंगाल चुनाव के मद्देनजर नई पार्टी की घोषणा हुमायूं कबीर करेंगे। ऐसे में लाखों लोगों के आने की यहां पर संभावना भी व्यक्त की जा रही है। अब देखिए, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाते हैं तो चुनाव के मैदान में उतरेंगे तो उनको नुकसान कैसे होगा और किसका वो नुकसान कर सकते हैं? क्या वो ममता के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकेंगे? क्योंकि बीते 4 चुनावों का वोटिंग पैटर्न ये बताता है कि मुस्लिम वोट टीएमसी को ही ज्यादातर मिला है। ऐसे में अभी बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है और 2016 में टीएमसी को मुस्लिमों का 51% 51% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 6% मिला था। 2019 की बात करें तो टीएमसी को और ज्यादा मुस्लिम वोट मिला, यह आंकड़ा 60% हो गया था। इसी तरह 2021 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिम मतदाता टीएमसी की तरफ गए और बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में आपको बता दें कि 73% मुस्लिम वोटर्स ने ममता को बढ़ चढ़कर वोट दिया था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हुमायूं कबीर ममता का नुकसान करने वाले हैं? उनको क्या ये कामयाबी मिलेगी? ऐसे में बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल में गर्माता जा रहा है। इसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी जवाब दिया था। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर अपनी बात दोहराई है और इस दौरान उन्होंने ये भी कह दिया
कि अगर संसद में इसको लेकर कोई कदम बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मोहन भागवत कोलकाता में आयोजित संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यहीं उन्होंने ये बयान दिया। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, अभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, तो डालेंगे, नहीं डालेंगे वो भी ठीक है। मोहन भागवत ने एक उदाहरण देकर बताया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? भागवत ने साफ कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, ये कोई माने या ना माने। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जर्मनी रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने हाल ही में जन संवाद कार्यक्रम में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्रों से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस पर भी निशाना साधा था। इसका जो वीडियो है वो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी का छात्रों से संवाद का वीडियो कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें राहुल गांधी कई छात्रों को सुन रहे हैं, उनसे संवाद कर रही हैं। संवाद के जरिए राहुल गांधी ने संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी से संवाद करने वाले सभी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, जहां राहुल ने उनसे उनके संस्थान और उनके शोध के बारे में चर्चा की। इस दौरान छात्रों ने बड़ा ही गंभीर मुद्दा राहुल के सामने रखा। उन्होंने वही गंभीर चिंताएं दोहराई जो देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्र और शिक्षक लगातार उठाते रहे हैं। बिना नाम लिए छात्रों ने आरएसएस पर शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा करने जैसे आरोप लगाए हैं। Through that, the 5-year plans, all the NSS, so everything came up. Like it's also this history and everything will be totally destroyed. Basically, RSS is capturing the organization. राहुल गांधी ने जहां एक तरफ युवाओं के भविष्य के बारे में चिंता जाहिर की, तो वहीं छात्रों को ये भी भरोसा दिलाया कि उनके साथ गलत नहीं होगा। देश का युवा ज्ञान और विज्ञान से चलेगा, संस्थान से नहीं। और आइए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कश्मीर की। कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी को स्थानीय लोग चिल्लाए कला कहते हैं। बर्फबारी की वजह से घाटी के कई इलाकों में तापमान गिर गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं चिल्लाए कला की ये तस्वीरें। 6 तस्वीरें आपके सामने। कारगिल, किश्तवाड़, शोपियां में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इसके अलावा गुलमर्ग, सोनमर्ग की पहाड़ियां भी सफेद बर्फ से ढक गई हैं। ऐसे में पुंछ भी सफेद चादर ओढ़े नजर आया। बेहद खूबसूरत ये नजारा दिख रहा है और जो पर्यटक इस वक्त कश्मीर का रुख कर रहे हैं और इन इलाकों में जा रहे हैं, उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। लेह में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो बच्चों को एडवेंचर करने का एक और मौका मिल गया। कैसा लग रहा है? स्नोफॉल हो गया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और मजा भी आ रहा है हमको। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में तो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक अपने अपने होटल से बाहर निकल आए और उछल उछल कर बर्फ में खेलने लगे। सोनमर्ग में पिछले कुछ घंटों में इतनी बर्फबारी हुई कि बर्फ की मोटी चादर ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को भी ढक लिया। गुलमर्ग की वादियों में तो बर्फ की 6 इंच मोटी परत जम गई, जिसे देखकर दुकानदारों के चेहरे खिल गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी के कारण मुगल रोड बंद हो गया, जिसमें एक कार सवार फंस गया। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बिहार में एनडीए के भीतर एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। राज्यसभा सीट को लेकर जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि एक राज्यसभा सीट का वादा था वो हमें मिलनी चाहिए। मांझी ने एनडीए के भीतर अनुचित व्यवहार होने का भी आरोप लगाया है। तो जीतन राम मांझी ने ये बयान दिया है। बिहार में एनडीए के भीतर एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है और राज्यसभा सीट को लेकर जीतन राम मांझी ने दावा किया है। कहा है कि हमसे वादा किया गया था एक राज्यसभा सीट का, वो हमें मिलनी चाहिए। अभी हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं? इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते, लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है। तो एक तरफ तो देखिए जीतन राम मांझी एनडीए में राज्यसभा सीट के लिए वादा याद दिला रहे हैं, तो वहीं उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है। मांझी ने कहा कि सभी सांसद और विधायक योजनाओं के लिए मिलने वाले फंड में कमीशन लेते हैं। तो ये बड़ी बात मांझी ने कही है। कहा है कि सभी सांसद और विधायक योजनाओं के लिए मिलने वाले फंड में कमीशन लेते हैं। 10% कमीशन
MP और MLA लेते हैं, ये बड़ी बात कहते हुए जीतन राम मांझी नजर आए। तो एक तरफ तो जहां एनडीए के अंदर घमासान कहीं ना कहीं एक बार फिर शुरू हो गया है, राज्यसभा सीट को लेकर वो वादा याद दिला रहे हैं, तो कमीशन को लेकर भी उन्होंने ये बड़ी बात कह दी। इस उद्देश्य लेकर के तो आगे पीछे लेके चाहिए, उद्देश्य सदा हाई रखे के चाहिए। अब जब तक आकाश पाताल के साथ लेके चलवा तो ये काम ना हो, तो हम कहो कि मन के बेड़ा ऊंचा करा और हम साथियों जी, अरे हमारा 3 लाख रुपया मिले है, लमनी में धान में भूया बोला है, हर MP MLA कमीशन ले आएगी। हम 5 साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो, सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर गाड़ी खरीद कर फलना कर। और एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, अरावली मामले पर आज पर्यावरण मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। शाम 4 बजे ये प्रेस वार्ता होनी है। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, विपक्ष के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो जवाब देंगे। आपको ये भी बता दें कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर सुप्रीम आदेश को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। उसको लेकर अरावली मामले पर आज पर्यावरण मंत्री की शाम 4 बजे प्रेस वार्ता होगी और तमाम सवालों का जवाब पेश करते नजर आएंगे भूपेंद्र यादव। लगातार विपक्ष कई बड़े आरोप लगा रहा है, कई लोगों के बड़े सवाल हैं, ऐसे में उनके जवाब देते आज नजर आएंगे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, विपक्ष के आरोपों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अब ये राज्य ही तय करे कि जो 100 मीटर से नीचे के पर्वत हैं उनको वन क्षेत्र माना जाना है या फिर नहीं, उनका संरक्षण होना है या फिर नहीं, ये राज्य सरकारें तय करेंगी। और इसी फैसले के बाद से लगातार कई सवाल विपक्ष भी खड़े कर रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है सरकार और विपक्ष के बीच में। तो ऐसे में आज अरावली पर्वत श्रृंखला मामले पर भूपेंद्र यादव जवाब पेश करेंगे। शाम 4 बजे का वक्त होगा जब वो प्रेस वार्ता करेंगे। तो सिर्फ 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ी अरावली पर्वत माना जाएगा। 100 मीटर से कम ऊंचाई तो अरावली का वो हिस्सा नहीं होगा, यानी कि उसका संरक्षण होगा या फिर नहीं, ये राज्य सरकारें ही आगे तय करेंगी। ये जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसे में कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो अरावली पर देखिए आर पार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। विपक्ष और सरकार के बीच वार पलटवार जारी है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है कि अरावली बचाना विकल्प नहीं है, संकल्प होना चाहिए। भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया कि खनन क्षेत्र 37 जिलों के क्षेत्रफल का सिर्फ 0.19%, अरावली बचेगी तभी NCR बचेगा, कहना है अखिलेश यादव का। तो इसका जवाब भूपेंद्र यादव की तरफ से दिया गया। कहा कि अभी सिर्फ सीमित क्षेत्र में खनन का काम चल रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली ही दिल्ली का प्रदूषण कम कर सकती है। खनन की खुली छूट देने वाली जो खबर है वो झूठी है, कहना है भूपेंद्र यादव का। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि अरावली को बचाना दिल्ली के भविष्य को बचाने जैसा है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। और आज जब 4 बजे भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरावली मामले पर, तो तमाम सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में भूपेंद्र यादव आज 4 बजे जब प्रेस वार्ता करेंगे तो इन सवालों का जवाब भी रखेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है। सड़कों पर भी प्रदर्शन कुछ लोगों की तरफ से किए गए हैं। ऐसे में भूपेंद्र यादव आज प्रेस वार्ता करेंगे तो इन तमाम सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। अरावली का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को घेरने वाले अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली फिर से चर्चा में है। कोर्ट के फैसले के बाद तमाम लोग सड़कों पर हैं और अरावली को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में आज 4 बजे भूपेंद्र यादव प्रेस वार्ता भी करेंगे और सवालों का जवाब रखेंगे। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अरावली बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अरावली को बचाने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाएं। अरावली बिकाऊ नहीं है। अरावली आप 50, 100 या 200 मीटर से नहीं डिसाइड कर सकते। पहाड़ पहाड़ है। जो अरावलीज हैं ये जनता के हैं, ये पूरी कम्युनिटी के हैं।
ये किसी कॉर्पोरेट के या किसी भी जुडिशरी के डिसीजन पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसके ऊपर रोक लगाना, इसके ऊपर पुनर्विचार करना सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ही आवश्यक है। प्रदर्शन राजस्थान के उदयपुर में भी हुए। यहाँ वकीलों ने कोर्ट परिसर से जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और वहाँ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं राजस्थान के सिरोही में भी 36 कौमों की एक विशेष पंचायत बुलाई गई, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास खनन न करने की चेतावनी दी गई। और आइए अब आपको आसान भाषा में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला हम बता देते हैं जिस पर यह पूरा विवाद दरअसल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में यह कहा है कि 2.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली क्षेत्र में 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को अपने आप जंगल नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि सिर्फ इस आधार पर कि कोई पहाड़ी अरावली में है उसे वन भूमि घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हर जमीन का फैसला रिकॉर्ड, अधिसूचना और वास्तविक स्थिति के आधार पर होगा, न कि सिर्फ ऊंचाई के पैमाने पर होगा। आइए अब आपको हम बता देते हैं कि आखिर फैसले पर यह विवाद हो क्यों रहा है। दरअसल इस फैसले से राज्य सरकारें जो हैं और स्थानीय प्रशासन है उनको जमीन की परिभाषा तय करने की शक्ति मिल जाएगी। यानी जो इलाका पहले जंगल जैसा माना जा रहा था अब उसे राजस्व भूमि या फिर गैर वन क्षेत्र बताया जा सकता है। अब आशंका इस बीच ये जताई जा रही है कि इस आदेश का सहारा लेकर अरावली में खनन बढ़ सकता है और अरावली धीरे धीरे खोखली हो सकती है, खत्म हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस पूरे इलाके को जंगल जैसा क्षेत्र मानकर संरक्षण भी मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि वन क्षेत्र है ये या फिर नहीं है। यहीं से लोगों में डर पैदा हो रहा है कि इसको संरक्षण फिर मिलेगा या फिर नहीं। अब कोर्ट से ज्यादा सरकारों के फैसले पर यह निर्भर करेगा कि अरावली कटेगी या फिर बचेगी। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं बल्कि सियासत यहां पर खूब हो रही है और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी पारा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दे पर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से नफा नुकसान खोजने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़े। अखिलेश ने यह भी कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अरावली को अदानी को बेचने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र तक बुलाने की मांग कर डाली। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी अरावली में खनन का ठेका देने जा रही है। एक तरफ प्रदूषण को दूर करने के नाम पर सरकार में आई थी और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों का खनन का ठेका दे दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अरावली से छेड़छाड़ हो ऐसा वो भी नहीं चाहते। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। दरअसल विपक्षी दलों की दलील है कि अरावली नहीं बचेगी तो दिल्ली NCR में प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाएगा। और आइए अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी ज्यादा खास क्यों है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं है बल्कि उत्तर पश्चिम भारत में मौजूद एक पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर लंबी है। यही नहीं, ये पर्वतमाला चंबल, साबरमती, लूनी जैसी अहम नदियों का स्रोत यानी कि उद्गम स्थान है। ये उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार बनाने का भी काम करती है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो दिल्ली NCR में रहने वालों के लिए एक तरह से फेफड़ों का काम करती है और जानलेवा प्रदूषण को कम करने में भी इस पर्वत श्रृंखला और इसकी तलहटी में मौजूद लाखों पेड़ों को बहुत ज्यादा अहम भूमिका इनकी है। साथ ही साथ इसकी चट्टानें बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी कार्य करती है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली NCR की, जहां पर रहने वालों को प्रदूषण से थोड़ी राहत तो मिली लेकिन इतनी भी नहीं मिली कि वो खुलकर लंबी सांस ले सके। छुट्टी के दिन दिल्ली में बीते कुछ दिनों के मुकाबले धुंध कम थी, लेकिन फिर भी AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में था। इंडिया गेट से लेकर अक्षरधाम और सिग्नेचर ब्रिज तक हर इलाके में धुंध थी। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले राहत मिली तो वो कल की अपेक्षा आज बेहद कम देखने को मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर। बावजूद इसके AQI कई जगहों पर 400 के पार गया।
आनंद विहार में 433, चांदनी चौक में 452, बवाना में 442, पटपड़गंज में 410, पंजाबी बाग में 422। AQI का खतरनाक स्तर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी था। जो वाहनों की जो स्पीड है उसमें भी लगाम लगाई गई है। जितना का AQI लेवल है 511 है। धुंध और प्रदूषण की वजह से हाईवे पर गाड़ी चलाना भी फिलहाल खतरे से खाली नहीं। अगर आप ATM जाते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ATM में कैश लोड करने आई बैंक कर्मियों से नकाबपोश बदमाश ने कैश लूट लिया। महिला कर्मी अपने काम में जुटी ही थी, लेकिन घात लगाए कोई इनको देख रहा था। पूरी प्लानिंग के साथ अचानक नकाबपोश बदमाश दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। बैंक कर्मी कुछ समझ पाती उससे पहले ही लुटेरे ने दोनों महिलाओं की आंखों में मिर्ची स्प्रे डाल दिया। एक महिला तड़पती हुई बाहर भागी, दूसरी भी दर्द से कराहती नजर आई और इसी बीच वहां पड़े 55,000 रुपए लेकर लुटेरा फरार हो गया। चोरों ने कुछ सेकंड में ही लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की मदद से फरार लुटेरों की तलाश में जुटी है।